हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू जॉब का सफ़र यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिषेक भारद्वाज। तो रेलवे एएलपी का फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। इसके लिए शॉर्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी है चैनल पे, जिसको जाकर आप विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे हम इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो एडवर्टीजमेंट नंबर है ये है 01/2025, ठीक है। और ये पोस्ट है असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि एएलपी की, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग डेट जो है वो 12 अप्रैल 2025 यानी कल से ये फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुका है। और इसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन करने की वो है 11 मई 2025, ठीक है। तो 11 मई 2025 तक आपको इस फॉर्म को फिल कर लेना है। वहीं पे अगर हम बात करें पेमेंट या फीस पेमेंट की, तो वो 13 मई 2025 तक आप इसे कर सकते हैं। और अगर आपसे कुछ गलती हो गई है फॉर्म भरने में, तो कोशिश करना कि फॉर्म सही भरें, ठीक है। फिर भी अगर कोई गलती हो गई है तो उसकी जो करेक्शन वाली जो विंडो है वो 14 मई 2025 को ओपन रहेगी 23 मई 2025 तक। तो अगर आपको करेक्शन करना है फॉर्म में तो 14 मई से लेकर के 23 मई तक आप करेक्शन भी कर सकते हैं। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी की। तो ये जो है लेवल 2 की पोस्ट है, जिसकी जो इनिशियल पे है वो 19,900 है। ये बेसिक पे होती है, ठीक है। इसके ऊपर और भी आपको अलाउंसेस मिलते हैं। ध्यान रखना इसमें जो स्टैंडर्ड मेडिकल जो यहाँ पर मांगा गया है वो A1 मांगा गया है। A1 क्या है ये हम नीचे जानेंगे। एज जो है आपकी 18 से 30 साल तक होनी चाहिए यूआर की, बाकी अभी हम और नीचे जानेंगे, ठीक है। 1 जुलाई 2025 तक, यानी कि अगर आपकी जो एज है वो 18 से 30 साल है 1 जुलाई 2025 तक, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज़ की बात करूँ तो 9,970 है। ये अलग अलग जोन के हिसाब से हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है इसमें बेसिक यही बताया गया है कि फॉर्म जो है आपको ऑनलाइन ही भरना है, ठीक है। और एक ही आरआरबी से आपको फॉर्म भरना है, इसका ध्यान रखना। अगर आप एक से ज़्यादा भर देंगे तो जो आपने लास्ट में भरा होगा उसको ये लोग कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो एक ही जगह से फॉर्म भरना है आपको। इसके अलावा जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं, ठीक है, वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है अगर उनका रिजल्ट नहीं आया है तो, ठीक है। तो जो फाइनल वाले बच्चे हैं, फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं, उनको ज़रूरी है कि रिज़ल्ट उनका आ गया हो। अगर रिज़ल्ट आ गया है तभी वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं तो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसका ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसमें और क्या बताया गया। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। पूरा इसका पैटर्न हम लोग यहाँ पर जानेंगे, कितनी नेगेटिव मार्किंग है और क्या क्या इसका पूरा स्कीम है, इसको हम लोग जानेंगे। ये थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इस पीडीएफ को भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जा करके आप इसको देख सकते हैं, आराम से चेकआउट कर सकते हैं। चलो अब हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड की या मेडिकल फिटनेस की। तो पहला पॉइंट तो ये है कि आपको पूरी तरीके से फिजिकली फिट होना है, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 की यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि यही मांगा गया है यहाँ पर। विज़न या फिर हम बात करें आंखों की तेज़ी की, आंखों की रोशनी की, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंट जो विज़न है यानी कि दूर का जो विज़न है वो 6/6 का ही होना चाहिए दोनों आंखों में, ठीक है। वो भी विदाउट ग्लास, बिना किसी चश्मे के। अगर आपकी आंखें जो हैं 6/6 दिखा रही हैं दूर का विज़न, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका एक फॉगिंग टेस्ट भी किया जाएगा, धुंध वुंध वगैरह से के हिसाब से भी यहाँ पर देखा जाएगा। नियर विज़न यानी कि पास के विज़न की बात करें तो 0.6 होने चाहिए दोनों ग्लास में विदाउट ग्लासेस, ठीक है। और यहाँ पर आपको ज़रूरी है कि कोई भी कलर विज़न, ठीक है, किसी भी टाइप का जो है आपको कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए विज़न में, ठीक है। तो ही आप इसको बढ़ सकते हैं, बिकॉज ये लोको पायलट की जॉब है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी की। सबसे पहले बात कर लेते हैं एज की, जो मैं ऊपर बता भी चुका हूँ, 18 से 30 साल है, ठीक है। यहाँ पर एज लिमिट जनरल वालों के लिए, ठीक है, 1 जुलाई 2025 तक यहाँ पे देखा जाएगा। अगर हम बात करें रिलैक्सेशन की, तो यहाँ दिया गया है SC/ST वालों के लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का है, और बाकी एक्स सर्विसमैन के लिए 3, 6, 8 है। वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और देखें यहाँ पे क्या बताया गया, हाँ यहाँ मेन बताया गया है एज के बारे में। ये बताया गया है कि जो UR कैटेगरी के, OBC कैटेगरी के, ठीक है, CL वाले OBC, ठीक है, और EWS के जो कैटेगरी हैं उनके लिए ज़रूरी है कि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 1995 से लेकर के 1 जुलाई 2007 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और ये दोनों डेट भी यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। वहीं पे OBC NCL वाले को जरूरी है कि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 1992 से लेकर के 1 जुलाई 2007 के बीच में होनी चाहिए। अगेन ये दोनों डेट भी यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। और SC/ST वालों का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 1990 से लेकर के 1 जुलाई 2007 के बीच का होना चाहिए। और ये दोनों भी यहाँ पर पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। तो ध्यान रखना मेन जो आपके एज ग्रुप है वो 18 से 30 साल है। बाकी मैंने यहाँ पे बता दिया है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, ठीक है। उससे पहले यहाँ बताया गया फॉर्म फीस के बारे में। तो फॉर्म फीस जो है वो 500 रुपीज़ की है, ठीक है, UR कैटेगरी वालों के लिए। बाकी यहाँ पे और नीचे जो आएगा मैं बता दूंगा। और 400 रुपीज़ आपके रिफंड हो जाएंगे जैसे ही आप इसका फर्स्ट CBT दे देंगे, ठीक है। वहीं पे जो SC/ST एक्स सर्विसमैन और फीमेल ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए जो फॉर्म फीस है वो 250 रुपीज़ की है,
ठीक है। और यहाँ पर 250 जो है पूरा रिफंड हो जाएगा जैसे ही वो लोग फर्स्ट स्टेज CBT दे देंगे। तो क्लियर हो गया। जो यूआर कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए 500 रुपीज़ है, जिसमें से 400 जो है वो रिफंड हो जाएगी फर्स्ट स्टेज के बाद, और 250 रुपीज़ है SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल और ट्रांसजेंडर और इकोनॉमिकल जो बैकवर्ड क्लास के बच्चे हैं उनके लिए, जिसमें पूरा 250 रिफंड हो जाएगा फर्स्ट स्टेज के बाद। ठीक है। फीस आपको ऑनलाइन ही पे करनी है यहाँ पर, आप और किसी मीडियम से यहाँ पर फीस पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ इकोनॉमिकली बैकवर्ड का मतलब क्या है, कैसे कैसे क्या है, वो आप फॉर्म को आराम से बैठ करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताया गया है सर्विसमैन क्या है, इसको आप चेक कर लेना। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है और हर बच्चा यहाँ पर इसी के लिए आया है। तो अगर हम रिक्रूटमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपके 4-5 टेस्ट होंगे। सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेज होगा CBT यानी कि पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फिर सेकंड स्टेज CBT यानी कि सेकंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फिर CBAT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। ठीक है। इन सब में क्या होगा मैं नीचे बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट CBT की। तो फर्स्ट CBT जो है बेसिकली सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए है। इसके मार्क्स आपके जो है नहीं जोड़े जाएंगे फाइनल मेरिट में। ठीक है। तो इसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है CBT 1 को। CBT 1 की बात करें तो इसका टोटल जो टाइम मिलेगा वो 1 घंटे का यानी कि 60 मिनट का मिलने वाला है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 75 और मार्क्स भी मिलेंगे आपको 75 यानी कि 1 नंबर का यहाँ पर एक क्वेश्चन है। नेगेटिव मार्किंग है क्योंकि मैंने पहले ही बताया था 1/3 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है। और अलग अलग शिफ्ट के हिसाब से यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा CBT में। ठीक है। यहाँ पे एक मिनिमम पासिंग मार्क्स बताया गया है। UR EWS के लिए 40% है, OBC के लिए 30% है। बेसिकली ये सिर्फ बेसिक है, बाकी कट ऑफ तो थोड़ी उससे हाई ही जाती है। तो CBT 1 में मैं बता चुका हूँ 1 घंटे का पेपर होगा, 75 इसमें क्वेश्चन होंगे, 75 ही मार्क्स होगा। 1 नंबर का एक क्वेश्चन और गलत करोगे तो 1/3 यहाँ पे काट लिया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ यहाँ पर ये सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए है, इसका कोई भी मार्क्स नहीं जोड़ेगा। ठीक है। CBT फर्स्ट में क्या आएगा, मैथमेटिक्स आएगा। ठीक है। इसमें नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, बाकी आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर मेंटल एबिलिटी आएगी, जैसे रीजनिंग के नाम से भी जानते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग। ठीक है। स्लॉग्स वगैरह यहाँ पर आएंगे। जनरल साइंस आने वाली है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस आएगी 10th क्लास तक की। और GA यानी कि जनरल अवेयरनेस आने वाली है जिसमें करंट अफेयर, साइंस, ठीक है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सब यहाँ पर आने वाला है। CBT फर्स्ट अगर आप क्लियर कर लोगे तो CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा यहाँ पर। ठीक है। CBT 2 कि अगर हम बात करें यहाँ पर तो लगभग जो है यहाँ 15 टाइम्स जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर बुलाया जाएगा CBT 2 के लिए। CBT 2 के मेरिट में जो है नंबर जुड़ेंगे तो CBT 2 आपको अच्छे से देना है। ठीक है। CBT 2 और CBAT इन दोनों के मार्क्स जुड़ने वाले हैं। बाकी क्या होगा मैं आगे बताता हूँ। CBT 2 के पैटर्न की बात करें तो CBT 2 में 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एक पार्ट A है और एक पार्ट B है। टोटल अगर हम बात करें तो 2 घंटे और 30 मिनट यानी कि 2 hours and 30 मिनट का यहाँ पर टेस्ट होने वाला है जिसमें टोटल 175 क्वेश्चंस होंगे। पार्ट A की बात करें तो 90 मिनट मिलेंगे आपको सॉल्व करने के लिए और 100 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर। और पार्ट B में 60 मिनट मिलेंगे और 75 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन भी अकॉर्डिंग टू CBT यहाँ पर किया जाएगा। पार्ट A वाले के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 40%, 30%। बाकी मैं बता दूं पहले ही कि इसमें अलग कट ऑफ जाती है, थोड़ा सा हाई ही जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो ये CBT 2 है इसके मार्क्स जुड़ेंगे तो इसके भी सिर्फ जो है पार्ट A वाले जो मार्क्स हैं वही यहाँ पर काउंट होंगे। पार्ट B वाले सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। तो बेसिकली आपको पार्ट A पे फोकस करना है। पार्ट B में अगर आप 35% ले आएंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पर पास हो जाएंगे। तो CBT 2 वाले में जो पासिंग मार्क्स हैं वो आपको पार्ट B में लेकर के आने हैं और अच्छे नंबर आपको जो मेन मेरिट जो जिसके नंबर काउंट होंगे वो पार्ट A वाले हैं तो आपको पार्ट A में लेकर के आने हैं। ठीक है। ध्यान रखना पार्ट A इंपॉर्टेंट है। अब पार्ट A और पार्ट B के सिलेबस से पहले यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि पार्ट A और पार्ट B का मतलब क्या है। तो पार्ट A बेसिकली जो जनरल है वो सब चीज़ें आएंगी और पार्ट B में जो भी आपने कर रखा होगा ना ITI में वो आएगा। क्वालिफिकेशन नीचे समझेंगे। पार्ट A में अगेन मैथ्स आएगा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आएगी। ठीक है। और बाकी साइंस और इंजीनियरिंग यहाँ पर आप पूछने वाला है। पार्ट B जिसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना 35% मार्क्स से, उसमें जो आपका सिलेबस है, जो आपकी ट्रेड है, उसका सिलेबस जो है बेसिकली यहाँ पर आने वाला है। ठीक है। तो ध्यान रखना पार्ट B वाले में आपका जो ट्रेड का जो सिलेबस है ITI का वो आने वाला है जिसको आपको पास करना है 35% के आसपास। और पार्ट A वाले में बेसिक जनरल आएगा जिसको आपको अच्छे नंबर लेकर के आने हैं क्योंकि वही नंबर आपके जोड़ेंगे फाइनल मेरिट में। ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि पार्ट CBT 2 में जो पार्ट B है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट यहाँ बताया गया है, उनका ट्रेड बताया गया है। ठीक है। इसको चेकआउट कर लेना। इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक्स, फिटर, मैकेनिक, ये सब जिसमें भी आपने ITI किया होगा वो वाली चीज़ यहाँ पर पूछी जाएगी जो आप भरोगे ना उसको। अब हम बात करते हैं CBAT जिसके नंबर जुड़ेंगे। CBT 2 के पार्ट B जुड़ेंगे और CBAT जुड़ेगा। CBAT की बात कर लेते हैं। ये एक एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पर आपका होने वाला है। ठीक है।
और इसमें अगर आपका इसका अगर हम देखें तो लगभग 9 टाइम्स शायद यहाँ पर बुलाया जाएगा बच्चों को, ठीक है। और यहाँ ध्यान रखना कि इस CBAT में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि नो नेगेटिव मार्किंग है, आपको खाली इसको जो है पास करना है, ठीक है, कैसे भी करके। फिलहाल इसका नंबर जुड़ेंगे तो ध्यान रखना जो CBT सेकंड है उसका जो पार्ट ए है और CBAT जो है वो दोनों यहाँ पे जुड़ेंगे। 70% जो वेटेज लिया जाएगा वो CBT 2 का लिया जाएगा, पार्ट ए जो मैंने बताया था, और CBAT का सिर्फ 30% यहाँ पे वेटेज लिया जाएगा। और CBAT में किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो यही आपके टेस्ट होंगे CBT 1, CBT 2 और CBAT। CBT 1 क्वालिफाइंग है, CBT 2 इसके मेरिट जुड़ेगी लेकिन सिर्फ पार्ट ए वाले की, और CBAT के मेरिट जुड़ेगी यहाँ पर, और मेरिट का जो परसेंटेज है वो 70% और 30% यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है, और मेडिकल स्टैंडर्ड हो जाएगा। इन केस आपको कोई भी डाउट होता है तो आप अगेन मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो इंडियन RRB ने यहाँ पर टेक पार्ट किया है, अहमदाबाद है, अजमेर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, ये सब हम नीचे भी थोड़ा सा और जान लेंगे, ठीक है। इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन ही भरना है, ये मैं फिर बता चुका हूँ, किसी और मोड से यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, ठीक है। थोड़ा और नीचे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या है इस नोटिफिकेशन में। चलो यहाँ पे बताया गया है बेसिकली कि ये असिस्टेंट लोको पायलट की जॉब है, मैं बता चुका हूँ आपको। और ध्यान रखना जो PWD वाले कैंडिडेट्स हैं उसके लिए जॉब नहीं है, क्योंकि मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर A1 मांगा गया है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने 10th क्लास कर रखा है और उसके साथ ITI कर रखा है, ठीक है, किसी भी ट्रेड में, चाहे वो फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल हो, ठीक है, जो भी यहाँ पर ट्रेड दी गई हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर आपने 10th कर रखा है, ठीक है, और उसके साथ साथ आपने कोई भी अप्रेंटिस वाला ट्रेड में जो ऊपर बताई गई है ना ट्रेड, उसमें आपने कोई अप्रेंटिस कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपने 10th कर रखा है और 3 साल का आपने डिप्लोमा ले रखा है, ठीक है, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपने 10th कर रखा है और इंजीनियरिंग वाले जो हैं वो ऊपर वाले किसी में कर रखे हैं सब्जेक्ट में, तो भी आप इसको भर सकते हैं। जिन बच्चों के पास डिग्री है इंजीनियरिंग में वो भी इसको भर सकते हैं, उनकी डिग्री को यहाँ पर डिप्लोमा की तरह ही माना जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जोन वाइज कितने कितने वैकेंसीज़ हैं। तो अहमदाबाद है जिसमें टोटल वैकेंसी 497 है, अजमेर में 679 है, प्रयागराज में 141 + 80, ठीक है, 508 इतनी है, ठीक है। बाकी इस पूरे नोटिफिकेशन को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे जा करके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर कोई भी कहीं डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।